गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका का संविधान पढ़ा था और अमेरिका के संविधान में हमने जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं और अमेरिकी संविधान में हमने राष्ट्रपति के कार्य, शक्तियां, उसका संगठन, ये सब पढ़ा था। फिर हमने सीनेट के बारे में पढ़ा था कि अमेरिकी संविधान में सीनेट जो है उसे विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों कहते हैं, इसके कार्य, शक्तियां, सीनेट का संगठन। इसी तरह से हमने प्रतिनिधि सभा के संगठन संरचना पढ़ी थी और प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियां और प्रतिनिधि सभा जो है इसकी दुर्बलता के प्रमुख कारण क्या है, ये सब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो आपकी आज की कक्षा आपकी बीए सेकेंड ईयर के लिए है और आपका जो है टॉपिक जो है अमेरिका का संविधान ही है। आपकी सेकेंड यूनिट चल रही है और इसमें आपका अगला टॉपिक है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तथा नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, जिसे अवरोध व संतुलन का सिद्धांत या गतिरोध व संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर वहां पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत वहां पर जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियों में जो समाहित है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर ये जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अनुच्छेद 1, 2 और 3 में जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की शक्तियां दी गई हैं उनमें वर्णित है। और हम ये देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वहां पर उसका क्या मतलब है कि इस जो है इस सिद्धांत को अपनाने के पीछे क्या कारण थे। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर एक प्रमुख तत्व है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए और शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अपना अपना कार्य करें बिना किसी हस्तक्षेप के, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना तीनों जो है अपने अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। इसलिए वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। अब हम ये समझते हैं कि शक्ति पृथक्करण क्या है। तो देखिए, शक्ति पृथक्करण का मतलब है, शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या है? शक्ति पृथक्करण का मतलब है शासन के तीनों अंग, शासन के तीनों अंगों की शक्तियों, शासन के तीनों अंगों की शक्तियों को, तीनों अंगों की शक्तियों को अलग करना, की शक्तियों को अलग करना, की शक्तियों को अलग करना। शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये शासन के 3 प्रमुख अंग हैं और शासन के तीनों अंग जो हैं अपना अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करें। कार्यपालिका का कार्य है कानूनों को क्रियान्वित करना, व्यवस्थापिका संसद का कार्य है कानूनों को निर्मित करना, कानूनों का निर्माण करना, और न्यायपालिका का कार्य है बने हुए कानूनों के आधार पर न्याय करना, स्वतंत्रता पूर्वक जो है न्याय को संचालित करना। तो देखिए, शासन के तीनों अंगों का अपना अपना कार्य है और शासन के तीनों अंग अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करें, यही अमेरिकी संविधान निर्माता चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस जो है सिद्धांत को वहां पर प्रयोगात्मक रूप में उसको अपनाया। तो इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मतलब है शासन के तीनों अंगों की शक्तियों को अलग करना, कार्यपालिका,
व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये शासन के तीन प्रमुख अंग हैं और इन तीनों की शक्तियों को क्या है, अलग अलग रूप में वहां पर परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में इनका विस्तार पूर्वक वर्णन अमेरिकी संविधान में किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए और शासन के तीनों अंग अपना जो है कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करें, इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को वहां अपनाया है। तो शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि शासन के तीनों अंगों का जो कार्यभार है वो शासन के तीनों अंग अपने अपने कार्यों को एक दूसरे के हस्तक्षेप किए बिना, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपने अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करें। लेकिन अब आप देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ में ये नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, अवरोध व संतुलन है, गतिरोध व संतुलन का सिद्धांत क्या है। तो देखिए शासन के तीनों अंग यदि अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे तो शासन में किसी प्रकार का कोई गतिरोध, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसके निवारण के लिए वहां पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत या गतिरोध या संतुलन का सिद्धांत या अवरोध या संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। तो इस प्रकार शासन के तीनों अंग यदि एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना कार्य करते रहेंगे तो शासन में किसी प्रकार का कोई गतिरोध या कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए। और प्रशासन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यदि एक दूसरे के कार्य में हम देखते हैं बिना हस्तक्षेप के कार्य होता है तो तीनों अंग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ तो देखिए शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण, ऐसे हम कर लेते हैं, शासन के तीनों अंगों को, शासन के तीनों अंगों को, तीनों अंगों की निरंकुशता पर, शासन के तीनों अंगों की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए तथा शासन में गतिरोध उत्पन्न हो, शासन में गतिरोध उत्पन्न न हो, वह प्रशासन में कुशलता पूर्वक, प्रशासन में कुशलता पूर्वक, प्रशासन में कुशलता पूर्वक कार्य संचालन के लिए, कार्य संचालन के लिए, कार्य संचालन के लिए शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ नियंत्रण, नियंत्रण एवं संतुलन, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत तथा गतिरोध तथा गतिरोध तथा गतिरोध या अवरोध का सिद्धांत, गतिरोध या अवरोध का सिद्धांत
अवरोध का सिद्धांत अपनाया गया है। अवरोध का सिद्धांत अपनाया गया है। तो देखिए, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शासन के तीनों अंगों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य संचालित करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ में नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत या गतिरोध या अवरोध का सिद्धांत अपनाया गया, क्योंकि शासन के तीनों अंग जो है अपनी मनमर्जी से कार्य न करें और शासन के तीनों अंग निरंकुश न हो पाए। इस कारण से उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया और प्रशासन में कुशलता पूर्वक कार्य संचालन के लिए, इसके साथ साथ ही जो है शासन में किसी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न हो, इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ वहां पर नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो देखिए, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने प्रशासन में इस बात का पूर्णतः ध्यान रखा कि शासन के तीनों अंग यदि स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तो कहीं निरंकुश न हो जाएं और प्रशासन में कोई गतिरोध या कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए। इसलिए प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए वहां पर जो है इस सिद्धांत को अपनाया गया कि प्रशासन अपनी कार्यकुशलता के साथ अपने संपूर्ण कार्यों को संचालित करे। इसलिए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत या गतिरोध या अवरोध का सिद्धांत को अपनाया गया है। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को जो है मॉन्टेस्क्यू से लिया है। तो हम देखते हैं तो देखिए, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू से ग्रहण किया है। मॉन्टेस्क्यू से ग्रहण किया है तथा मॉन्टेस्क्यू ने अपना यह सिद्धांत अपनी प्रमुख पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में व्यापक रूप से इस सिद्धांत का वर्णन किया है। तो देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत का व्यापक रूप से वर्णन किया है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है शक्तियों का केंद्रीकरण
के कारण शक्ति जो है एक समूह के हाथ में केंद्रीकृत हो जाने के कारण व्यक्तियों पर अत्याचार होने लगते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं हो पाती। तो देखिए, अमेरिका में संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को क्यों अपनाया? तो देखिए, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, इस कारण से इस सिद्धांत को अपनाया। तो देखिए, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तथा शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तथा शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, इस कारण इस सिद्धांत को अपनाया। तो देखिए, अमेरिकी संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि यदि शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा तो शक्तियों का केंद्रीकरण होने से शासन जो है व्यक्तियों पर मनमाने अत्याचार करेगा और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए और शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, इस कारण से उन्होंने ये माना कि शासन के तीनों अंग स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना कार्य संचालित करें, इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी जो है प्रयोगात्मक रूप में अपनाया गया और आज भी वहां पर ये सिद्धांत जो है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रशासनिक कुशलता के साथ में वहां संचालित हो रहा है। तो देखिए, इस प्रकार हम ये देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये जो तीनों अंग हैं शासन के, ये तीनों अंग पृथक रूप से अपने अपने कार्यों को संचालित करें। तो देखिए, हम इस सिद्धांत के अनुसार जो है देखते हैं कि वहां पर क्या क्या जो है आधारभूत सिद्धांत है। तो देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत संविधान का जो है आधारभूत सिद्धांत है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वहां क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में जो है
हम क्या क्या आधारभूत सिद्धांत वहां पर हैं। तो देखिए, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संविधान का आधार है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, पहला है कि संविधान के अनुसार शासन की तीनों शक्तियां, संविधान के अनुसार शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की अलग अलग शक्तियां वर्णित हैं। संविधान की पहली धारा में बताया गया है कि केंद्र की विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक शक्तियां संविधान की पहली 3 धाराओं में संविधान की पहली 3 धाराओं में बताया गया है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायिक शक्तियां क्रमशः कांग्रेस राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय, में निहित है। कांग्रेस राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। तो देखिए, कांग्रेस का अगली व्यवस्था है कांग्रेस का निर्वाचन
कांग्रेस का निर्वाचन सामान्य जनता द्वारा, कांग्रेस का निर्वाचन सामान्य जनता द्वारा, सामान्य जनता द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उनके निर्वाचन भी एक दूसरे से अलग है। इस प्रकार उनके निर्वाचन भी एक दूसरे से अलग है। उनके निर्वाचन भी एक दूसरे से अलग है। अगली व्यवस्था है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकती तथा व्यवस्थापिका भी अविश्वास प्रस्ताव या साधारण बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव या साधारण बहुमत द्वारा कार्यपालिका को समय से पहले पद से नहीं हटा सकती। समय से पहले पद से नहीं हटा सकती। समय से पहले पद से नहीं हटा सकती। देखिए, इस प्रकार जो है अमेरिकी संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगली जो विशेषता है कि मंत्रिमंडल के जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा वे व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा वे व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल के सदस्य केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यवस्थापिका के प्रति नहीं। मंत्रिमंडल के सदस्य केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका के प्रति नहीं। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को जो है अपनाया और किस प्रकार शासन के तीनों अंग पृथक पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिना हस्तक्षेप के कार्य करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही वहां पर नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है ताकि प्रशासन में समन्वय और सामंजस्य बना रहे।